360 में देखिए, नए साल से पाकिस्तानियों और अमेरिका में रहने वाले तारकीन वतन को क्या तवक्कुआत हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलके, तमाम पार्टीज को मिल के काम करना चाहिए। मिलिए 8 ट्रक के पाकिस्तानी मुसव्विर से, जिनका पेंट किया हुआ ट्रक बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ को तोहफे में दिया गया था। तो जो बड़ा ट्रक था वो जो ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मलिका को गिफ्ट कर दिया, वो उनके महल में अभी भी है। और तेजाब हमलों का निशाना बनने वाली खवातीन की कहानियाँ जो हिम्मत और हौसले से माश और जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। अगर मैं इन लोगों से ना जुड़ती तो शायद मैं आज यहाँ अपने पाँव पे ना खड़ी होती, मैं भी एक कोने में बंद होती। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। पाकिस्तान की सिविलियन और अस्करी क़यादत पर मुश्तमिल कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज पीर के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे से निमटने और मईशत से मुतालिक अहम फ़ैसले मुतवक्को हैं। ये इजलास जुमे को शुरू हुआ था, जिसे पीर तक मुखर किया गया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के 2 रोज़ तक जारी रहने को गैर मामूली क्यों करार दिया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथी अली फुरकान इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अली, मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के बैकग्राउंड में इस इजलास की क्या अहमियत है? यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद में दहशतगर्दी खुदकुश धमाका जो है उसकी कोशिश की गई। इससे पहले बन्नू में एक जो है वो सेंटर था ज़्यादा दहशतगर्दी का, वहाँ पे जो वाक़या हुआ। और इसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ पे TTP कलदम जो है उसकी जो कार्रवाइयाँ हैं उनको देखते हुए इस जो कमेटी की मीटिंग है कौमी सलामती की, इसको काफ़ी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। इस कमेटी की मीटिंग का यह आज दूसरा रोज़ है। इससे पहले जुमे को भी जो वो है वो कमेटी का इजलास हुआ था और उसमें अफ़गानिस्तान के साथ जो बातचीत हुई थी, वज़ीर मुमलिकत हिना रवानी घर का जो दौरा हुआ था उससे उन्होंने ब्रीफ किया था। तो अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के मामला हैं उनको भी जो है वो इस मीटिंग में खासी अहमियत से जो वो देखा जा रहा है और ये तवक्को की जा रही है, चूँकि इन सारी सूरत हाल को देखते हुए कि इसमें कोई अहम फैसले और एक वाज़ेह हिकमत अमली सामने नज़र आएगी, एक मुश्तरका किस्म की हिकमत अमली जिसका इजहार हमें बयानात की सूरत में नज़र आया, लेकिन उसको एक फोरम के ऊपर जो है उसका फैसला और वाज़ेह तौर पर सामने आने की तवक्को। अली, खैबर पख्तूनख्वा के एक अम जरगे की जानिब से किसी मुतवक्को मिलिट्री ऑपरेशन के शुरू किए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, तो क्या ऐसे किसी ऑपरेशन की तजवीज़ भी मेज़ पर थी? अली फुरकान इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अली, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि खैबर पख्तूनख्वा में एक अम जरगे की जानिब से मुतवक्को मिलिट्री ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, अगर वो होता है तो ऐसा भी कोई ऑप्शन मेज़ पर है? जी, हमें जो इत्तलात हैं, जो मालूम हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान अपनी कोशिशें बहुत सारी कर चुका है तालिबान के साथ और कलदम TTP के साथ, और जो बातचीत है वो तो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद एक ऑप्शन जो है वो डिप्लोमेटिक एफर्ट का एक मौजूद है इस कौमी सलामती की कमेटी में कि एक और मौका जो है वो ये तजवीज़ पाई जाती है कि जो ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं उनकी मदद लेके और OIC जिसका दफ्तर भी मौजूद है काबुल में, उसको लेते हुए एक कोशिश और की जाए और जो ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं जिसकी बुनियाद पाकिस्तानी जो काम है उनकी नज़र में मुबैना तौर पे अफगानिस्तान की सरहद के अंदर जो हाइड आउट्स हैं उनकी पनाहगाहें हैं उनकी मदद से जो है वो हो रही है। और आपने देखा कि वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के जो है उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते में ये बयान दिया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर भी कार्रवाई जो है वो कर सकता है, जिसके ऊपर तालिबान की जो तर्जुमान है जो है वो अपना तो कहा था कि अगर कोई ऐसी बात है तो बातचीत के जरिए होनी चाहिए। अली फुरकान इस्लामाबाद से हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नए साल में पाकिस्तानियों की अपने मुल्क के लिए क्या तवक्कुआत और उम्मीदें हैं, ये सवाल रखा हमने इस्लामाबाद में कुछ शहरियों के सामने। अक्सरियत की राय में सियासी जमातों को मिलकर दहशतगर्दी और माशी बहरान से निपटने के लिए काम करना होगा। आइए देखते हैं इनकी राय। इस तरह मैं कहता हूँ कि जो बाकी जो सियासी पार्टी है उनको इस पे एक होना चाहिए, जो मुल्क में मतलब जो नए दहशतगर्दी का जो नए लहर आया है
تو اس پہ سب کو ایک ہونا چاہیے تو اس کا مقابلہ کر سکتے اور نہ ایسا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 2022 جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامیکل انسٹیبلٹی کا سال تھا. تو 2023 کی طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے, کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے اسی کی وجہ سے اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ 2023 جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان میں الیکشن کا سال ہوگا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا اور اکنامک اسٹیبلٹی کا سال ہوگا. سر اللہ کرے اس ملک کے لیے کوئی بہتری ہو. یہ جو دہشت گردی کی لہر آ رہی ہے, پہلے ہی جو ہے ہمارا ملک فائنینشلی بڑا ڈاؤن جا رہا ہے, اور حالات جو آپ کے سامنے ہر بندہ سمجھ رہا ہے کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. اللہ کرے اس مصیبت سے اور اس کرائسس سے ہم نکل جائیں. لیکن اس نئی حکومت سے امید ہے کہ یہ انہیں کوئی آرام سے کچھ عرصہ مل گیا, کوئی 5-6-8 مہینے یہ اسٹیبلٹی رہی ملک میں, تو شاید بہتری امید ہے انشاءاللہ بہتر. فری اینڈ فریش الیکشن ہونا چاہیے, فیئر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور کیا کہتے ہیں, اور عوام کو جو ہے صحیح معنوں میں اس بندے کو مینڈیٹ دینا چاہیے جو کہ اس ملک کے لیے سوچتا ہو, جو کہ قوم کے لیے سوچتا ہو, جو کہ غریب بندوں کے لیے سوچتا ہو. 2023 ہمارے ملک کے لیے جو ہے میں چاہتی ہوں کہ اچھا ثابت ہو. اگر الیکشن ہونے ہیں تو انہیں ٹائم پر ہونا چاہیے. مہنگائی میں تھوڑی کمی آنی چاہیے, پیٹرول کی قیمتیں اتنی بڑھی ہوئی ہیں, انہیں کم ہونا چاہیے. اور غریب عوام کا سوچنا چاہیے. ملک میں استحکام ہوگا تو ملک ترقی کرے گا. امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی نئے سال میں پاکستان سے وابستہ کیا امیدیں ہیں اور وہ کیا تبدیلیاں دیکھنا چاہتے ہیں, آئیے جانتے ہیں. جو ہمارے ملک کے ساتھ یہ 2022 میں ہو گیا ہے, اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو مجھے تو کوئی خاص امید نہیں ہے. ہاں, الیکشن اگر ہو جائیں اور نئی جمہوری حکومت اگر پاکستان میں آ جاتی ہے تو پھر الحمدللہ مجھے پوری امید ہے کہ جو بھی نئی آنے والی حکومت ہوگی, چاہے کوئی بھی ہو, عوام کے ووٹوں کے ساتھ جو سلیکٹ ہو کے آئیں گے وہ عوام کے لیے کام کریں گے. اس سے توقعات یہ ہے جی, سب سے پہلے بہت ساری دعائیں ہیں ایز اے بیرون ملک پاکستانی, پوری پاکستانی کمیونٹی کے بہاف پہ بہت ساری دعائیں اپنے ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے. اور سب سے بڑی توقعات یہ ہے کہ ریکویسٹ ہے بلکہ پوری پاکستانی عوام سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی کہ اب یہ وقت ہے ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کا. بہت سال گزر گئے اس بات پہ کرسی کی جنگ لڑتے ہوئے, تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اب کرسی کی جنگ کو چھوڑ کے اپنے ملک کے لیے ایکچولی ہم کچھ کریں. صرف ایک اپیل ہے ان سے کہ پاکستان کے ساتھ دیانتدارانہ حکومت کریں, مخلصانہ حکومت کریں اور پاکستانی عوام کے لیے کام کریں. توقعات تو یہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے, جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے, کرپشن کو ختم کرنا چاہیے اور ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کے, تمام پارٹیز کو مل کے کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف کام کریں. پاکستانیوں کی رائے تو آپ نے دیکھی. پاکستان کو سیاسی, معاشی اور خارجہ پالیسی کی سطح پر کیا چیلنجز درپیش ہیں, اس بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ بوسٹن یونیورسٹی کے پارٹی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے بانی ڈائریکٹر ڈاکٹر عادل نجم موجود ہیں. ڈاکٹر عادل, بہت شکریہ وقت دینے کا. ایک جانب پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے تو دوسری طرف معاشی بحران نہیں سنبھل رہا. آپ کی نظر میں پاکستان کے لیے اس سال اندرونی اور بیرونی کیا بڑے چیلنجز ہیں؟ بہت شکریہ. میرے خیال میں جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ ایک طرح سے دنیا کے مسائل ہیں, اور اس سے زیادہ اہم یہ کہ دنیا کے مسائل پاکستان کے مسائل بن گئے ہیں. تو ہر ملک میں جو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں وہ کوئی اتنا یونیک نہیں ہے, وہ ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں. اس کا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کم اہم ہے, وہ بہت اہم ہے, لیکن یہ کچھ گلوبل ٹرینڈز ہیں جو ہم پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں. اگر ہم 2022 کے بارے میں سوچیں تو میں کل بھی کسی سے کہہ رہا تھا کہ بڑا منحوس سال تھا. میں جانتا ہوں بڑا مشکل سا لفظ ہے, لیکن اس کے لیے مجھے کوئی اور لفظ سمجھ نہیں آتا. یہ انگریزی کا ایک لفظ ہے کہ ملیس کا سال تھا دنیا بھر میں, اور خصوصاً پاکستان میں بھی. پاکستان میں اس کی جو شکل نظر آئی وہ پاکستانی تھی, وہ پاکستانی سیاست, پاکستانی معیشت کے حوالے سے تھی. لیکن دنیا بھر میں اگر ہم اس سال کو سوچیں تو یہ شک کا سال تھا, یہ ڈر کا سال تھا, یہ غصے کا سال تھا, یہ جھوٹ کا سال. اور 2023 کا چیلنج یہ ہے کہ ان چیزوں سے باہر کیسے نکلے, کیونکہ 2022 نے کسی مسئلے کا حل نہیں دیا. ڈاکٹر عادل, وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بہت سارے ماہرین نے یہ مشورہ دیا کہ پاک امریکہ تعلقات کی نوعیت سیکیورٹی سے ہٹ کر معیشت اور تجارت پر مرکوز ہونی چاہیے. تو سن 2023 میں آپ کو اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے؟ امید تو مجھے بہت ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہر سال ہوتی ہے,
2023 में भी उम्मीद है, 2022 में भी थी, 2021 में भी थी, 2020 में भी थी, 19 में भी थी, शायद आपसे इस पे बात भी हुई हो। तो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद जो है उसको छोड़ना गुनाह है, तो उस हद तक तो यकीन है। लेकिन क्या कोई ऐसी हमें बड़ी पेशरफ नज़र आती है जिससे हमें कोई बहुत बड़ा शिफ्ट नज़र आए? नो। क्या हमें कोशिश नज़र आती है, जैसे आपकी तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रही हैं कि दोनों ममालिक कोशिश करते हैं, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी ज़रूर करते हैं, दोनों ममालिक चाहते हैं कि यार अब इसको किसी तरह चेंज किया जाए। यस, किस तरह चेंज किया जाए ये इस वक्त मालूम नहीं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की जो सबसे बड़ी हकीकत है इस साल की, पिछले साल की भी और अब जो साल शुरू हुआ है, वो ये है कि अब उसका ताल्लुक बहुत हद तक उन हालात पे हो गया है जो दोनों ममालिक के अंदर हो। तो विच मे नॉट बी अ बैड थिंग, हालांकि इस वक्त के हालात ऐसे हैं कि बजाय वो अफगानिस्तान डिफाइन करे या वो चीन डिफाइन करे या वो भारत डिफाइन करे, कि कोई तीसरा मुल्क ये डिफाइन करे या कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात क्या हों। जब तक पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान और अमेरिका के आपस के मफाद पे नहीं होंगे तो वो असली ताल्लुकात नहीं होंगे। और वो मफाद, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उनका ताल्लुक ट्रेड से है, उनका ताल्लुक पीपल टू पीपल इंटरेक्शन से है, उनका ताल्लुक तालीम से है। पाकिस्तान जो है वो उसके बहुत सारे पाकिस्तानी, जैसे आपने पहले दिखाया, अमेरिका आते, लेकिन ये भी याद रखें कि अमेरिका मईशत के लिए वो बहुत अहम है। मसलन पाकिस्तान दुनिया का तीसरा अहम तरीन मुल्क है अमेरिका को डॉक्टर एक्सपोर्ट करने। तो अमेरिकन हेल्थ के लिए हम सोचते हैं कि आम एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन हम डॉक्टर भी एक्सपोर्ट करते हैं। सो अगर ताल्लुकात जो हैं वो सिक्योरिटी से इन किस्म के सवालात पे आना शुरू कर देंगे, क्लाइमेट का सवाल हो, एजुकेशन का सवाल हो, ट्रेड का सवाल हो, दैट विल बी द बेस्ट। ये बताइए कि गोल्डमैन सैक्स ने दिसंबर के शुरू में अपने एक पेपर में पेशन गोई की है कि पाकिस्तान सन 2075 तक दुनिया की छठी बड़ी मईशत बन सकता है। कुछ लोग इसे दीवाने का ख्वाब कह रहे हैं, तो कुछ के मुताबिक 2075 तक पहुंचने में अभी 52 साल बाकी है। आपका ये रिपोर्ट पढ़कर पहला रद्द-ए-अमल क्या था और इस हवाले से आपको कोई उम्मीद नज़र आती है? सच्ची बात ये, मैं ये रिपोर्टें नहीं पढ़ता, ये गोल्डमैन सैक्स की चूरन है। उनका काम है, ठीक है, उनको बेचारों ने निकालनी है ना इस किस्म की रिपोर्टें। तो 2075 में क्या होता है मुझसे 2075 में पूछिएगा, मुझे ये बताएं 2023 में क्या होगा, मुझे ये बताएं 2022 में क्या हुआ। मैं यकीनन उनको सॉर्ट ऑफ अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में हम लोगों के लिए, गरीब आदमी के लिए ज़रूरी होता है कि उम्मीद जो है ना जब दूर से दूर होती जाती है। तो मैंने वो रिपोर्टें भी पढ़ी थी 2000 में जो कहती थी 2030 में कुछ हो जाएगा, 2050 में कुछ हो जाएगा। सो आई होप लेकिन अगर आप ये रिपोर्ट देखें, ये रिपोर्ट मैंने देखी, लेकिन अमूमन जब आप 2075 किस्म की बातें करते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा मुहर्रक होता है वो एक पॉपुलेशन होती है। और पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है वो निस्बतन तेज़ी से बढ़ रही है दूसरे ममालिक से। अब इसमें से इकनॉमिक बेनिफिट भी हो सकते हैं क्योंकि आपका कंज्यूमर बेस बढ़ जाता है, आपका ह्यूमन रिसोर्स बढ़ जाती है, लेकिन हम जानते हैं कि इसके मसाइल कितने हो सकते हैं। तो उन मसाइल को भी आप पेश नज़र रखें। मेरे ख्याल में हम ये दो किस्म की चीज़ों की नाराबाजी, मेरी इस साल की जो है ना वो क्या कहते हैं जो विश है अपने लिए, वो ये है कि एक तो ये जो इस किस्म की रिपोर्टें देख के मैंने खुश होना है, वो मैंने नहीं होना, मैंने आज के बारे में सोचना, कल पे नज़र रखनी है। और दूसरी चीज़ ये कि जो इंटरनेट वाली लिस्टें होती हैं ना कि 10 बड़े ही है और 5 बड़े वो, उनके बजाय आम पाकिस्तानी, आम ह्यूमन बीइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, आप हमें उस पे वापस फोकस लाना होगा। डॉक्टर आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप, ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज्ज़िये। देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की ज़बान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। गुज़िश्ता कई अशरों के दौरान पाकिस्तान भर में हज़ारों ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनमें लड़कियों और ख़वातीन पर मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर तेज़ाब फेंका गया या तेल फेंक कर झुलसा दिया गया।
ان واقعات کا شکار ہونے والی خواتین کہتی ہیں کہ تیزاب یا آگ سے جھلنا جتنا تکلیف دہ ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل اپنی بگاڑ دی گئی ظاہری شخصیت کو قبول کرنا اور معمول کی زندگی کی جانب لوٹنا ہے۔ ملیے ایک ایسی رکشہ ڈرائیور اور بیوٹیشین سے جو جینے اور روزگار کمانے کا ہنر سیکھ کر زندگی کی دوڑ میں واپس لوٹی ہیں۔ لاہور سے سمن خان کی رپورٹ۔ لاہور کی سڑکوں پر جو اکا دکا خواتین رکشہ چلاتی نظر آتی ہیں، حمیرہ ان میں سے ایک ہیں۔ رکشہ چلانا تو دور، ایک وقت تھا جب وہ گھر سے باہر نکلنے سے بھی خوف زدہ تھی۔ ان کے بقول سسرال والوں کی جانب سے مٹی کا تیل ڈال کر جلائے جانے کے بعد نہ صرف ان کے جسم کا 35% حصہ جھلس گیا تھا بلکہ ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ میں نے اپنا منہ ڈھانپ کے رکھتی تھی، کبھی میں نے اوپن بھی نہیں کیا تھا۔ گھر بھی فیملی کے ساتھ کہیں فنکشن ہونا تو میں نے نا زیادہ تر باہر بھی نہیں نکلنا کہ لوگ مجھے باتیں کہیں گے۔ لوگوں نے کیا اپنے گھر والوں میں بھی رشتہ داروں میں بھی ایسے ہوتا تھا تو میں نے روتی رہتی تھی۔ صرف 8 ماہ ہوئے شادی ہوئی کو تو گھر میں لڑائی ہو گئی تھی۔ میری والدہ ہی میرا گھر میں علاج کرتے تھے، ٹریٹمنٹ میں وہی کرتے تھے۔ لیکن اس واقعے کے تقریباً 5 سال بعد حمیرہ کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ انہیں اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے بارے پتہ چلا، جہاں وہ اب تک 10 سے زائد پلاسٹک سرجریز کے عمل سے گزر چکی ہیں۔ ظاہری شخصیت میں تبدیلی آنے کے علاوہ وہ اب اس ادارے کی مدد سے رکشہ ڈرائیور بن کر خود کفیل ہو چکی ہیں۔ تقریباً 700-800 روپیہ بچ جاتا ہے کیونکہ ساتھ میں جاب بھی کرتی ہوں نا۔ اور کوئی سواریاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی راستہ بیٹھنے میں وہ گھبراہٹ انہیں کو ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں مجھے اغوا کر کے نہ لے جائے، کیونکہ لیڈیز ہے نا، لیڈیز کو یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ورنہ تو جینٹس بیٹھ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ سرجریز، نفسیاتی کاؤنسلنگ، ہنر سکھانے سے لے کر تیزاب پھینک کر حملہ کرنے کے نقصانات سے متعلق آگاہی پھیلانے کا مکمل پیکج فراہم کرتا یہ غیر سرکاری ادارہ 2005 سے اب تک تیزاب اور جلائے جانے کی دیگر واقعات میں متاثر ہونے والی 800 خواتین کو علاج کی سہولت فراہم کر چکا ہے اور بیشتر کو ان کی خواہش کے مطابق ہنر سکھا کر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں مدد بھی کر چکا ہے۔ یہ آرگنائزیشن بنائی ہی مسرت مصباح نے تھی، جو کہ خود ایک بیوٹیشین ہے۔ تو زیادہ تر جو ہماری بچیاں آتی ہیں وہ کہتی ہیں او جی اسی بیوٹی پارلر وچ کام سیکھنا ہے، یو نو لائک دیٹ، دے لائک دیٹ، تو اٹس ایزی فار اس ٹو ہینڈل دیٹ۔ اس کے علاوہ کسی کو اگر سلائی کڑھائی کا شوق ہے تو وہ بھی ادھر داخل کروا دیتے ہیں ہم۔ کچھ این جی اوز ہیں جو کہ لیگل ایڈ دیتی ہیں، کچھ این جی اوز ہیں جو لونز دیتی ہیں رکشے خریدنے کے لیے یا کوئی اور سکلز کرنے کے لیے، کچھ این جی اوز ہیں جو ہنر سکھاتی ہیں۔ تو ہم بہت امپورٹنس دیتے ہیں نیٹ ورکنگ پہ۔ نورین جبار بھی 8 سال پہلے تیزاب سے حملے کے بعد اب خود کو سنبھال چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے بیوٹیشین کا کام منتخب کیا۔ شروع مجھے فیل ہوا تھا کیونکہ مجھے اس سائڈ کا نظر نہیں آتا۔ میں باتھ روم دھو رہی ہوں، صفائی کر رہی ہوں، دیوار سے ٹکرا جانا میں نے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے، شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک آنکھ دی ہوئی ہے، میں بالکل محتاج نہیں ہوں۔ مڈل کیا ہوا ہے میں نے، اور اگر میں ان لوگوں سے نہ جڑتی تو شاید میں آج یہاں اپنے پاؤں پہ نہ کھڑی ہوتی، میں بھی ایک کونے میں بند ہوتی اور اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی، نہ بچوں کا سہارا نہ بنتی۔ اور جو آج میں کہہ رہی ہوں کہ فیملی سپورٹ ہے مجھے، تو شاید اس وقت فیملی کی سپورٹ بھی نہ ہوتی، وہ مجھے بہت کچھ سنا رہے ہوتے، مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی۔ تو اللہ کا شکر ہے میں ان چیزوں سے، ان تانوں سے بچی ہوئی ہوں۔ 3 بیٹیوں کی ماں نورین ہو یا اپنا اور اپنے گھر والوں کا سہارا بننے والی حمیرہ، یہ اور ان جیسی بہت سی خواتین اپنے جیسی دیگر خواتین کے لیے امید کی ایک کرن ہے کہ انسان چاہے تو ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔ میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو، جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔ مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔ لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔ اکثر جو یہاں بچے ہیں نا وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں۔ آج وہیں عورتیں
यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, जिद्रा डार, गीती आरानी, मुर्तज़ा ज़हरी। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। शायद ही कोई और मुल्क ऐसा हो जहां ट्रक को इतना बनाया संवारा जाता हो कि उन रंगों की निस्बत से उसका नाम ही ट्रक आर्ट पड़ जाए। पाकिस्तान में परवान चढ़ने वाली इस मकबूल आर्ट की सिन्फ को दुनिया तक पहुंचाने का सेहरा कुछ आर्टिस्ट को भी जाता है। ऐसे ही एक आर्टिस्ट से आपको मिलवाते हैं जिनका मलका एलिज़ाबेथ दोयम की तस्वीर से सजा ट्रक मलका बरतानिया को तोहफे में दिया गया। बता रही हैं इस्लामाबाद से गेतिया रनीस। फरीद अहमद का ताल्लुक रावलपिंडी से है, जहां उन्होंने अपने काम का आगाज़ 37 साल पहले किया। जहां आम अफराद ट्रक आर्ट से वाकिफ़ हैं, वहीं कम लोग ये जानते हैं कि आर्ट की इस सिन्फ को बैनुल-अक़वामी सतह पर लाने में फ़रीद का अहम किरदार है। हुकूमत पाकिस्तान ने 1997 में फ़रीद का पेंट करदा एक ट्रक उस वक्त की मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोयम और उनके शौहर शहज़ादा फ़िलिप को तोहफे में दिया। असल मैं जब 97 में जब मलका एलिज़ाबेथ दौरे पे आई थी ना पाकिस्तान, तो मैंने एक ट्रक पेंट किया था उनका। तो उनका वो ट्रक पेंट किया, मुझे एम्बेसी उन्होंने बुलाया साथ, मैं वहाँ पे काम कर रहा था। तो उन्होंने मुझे शौक़ पैदा हुआ, यार यहाँ पर तो बहुत एक पसराई मिलती है मुझे, मतलब लोग तारीफ़ करते हैं। तो उस दौर में मैंने वो काम किया था। तो मुझे उस दौर में मलका ने मुझे तकरीबन 20,000 रुपया इनाम भी दिया था। उनका वो ट्रक पे तस्वीरें मैंने बनाई थी। तो एक छोटा सा ट्रक था, वो लकड़ी का मलका को गिफ्ट दिया था। तो जो बड़ा ट्रक था वो जो ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मलका को गिफ्ट कर दिया, वो उनके महल में अभी भी है। फरीद कहते हैं कि इन्हें बचपन से ही मुसव्वरी का शौक़ था, जिसकी उन्होंने बाकायदा तालीम तो हासिल नहीं की, अलबत्ता अपने एक करीबी रिश्तेदार से ट्रक पेंट करने के फ़न में महारत हासिल की। उनका कहना है कि उन्होंने शहज़ादा विलियम और शहज़ादी केट के लिए एक रिक्शा भी पेंट किया, जिसे बहुत पजीराई मिली। ये रिक्शा बरतानवी एम्बेसी ने उनसे पेंट करवाया था। उन्होंने मुझे एक पेपर दिया तस्वीरों का कि इन पे तस्वीरें सेट करनी है और आपने ट्रक कार्ड करना, पता चले कि ट्रक कार्ड का रिक्शा और तस्वीरें भी दूर से नज़र आएँ कि उनकी तस्वीरें बनी हुई हैं। तो मैंने फिर उनकी दोनों की तस्वीरें वहाँ पे सेलेक्ट की और पहले उनको मैंने ड्राइंग करके एक पेपर पे दिखाया। उन्होंने कहा ठीक है ऐसा बना के, तो मैंने मुकम्मल तौर पे उसको ट्रक कार्ड पे बनाया। फिर रिक्शा उनको उन्होंने कहता उसमें वो बैठ के आए हैं मोनामेंट उस रिक्शे में। फरीद का कहना है कि वो हर साल इस फ़न को सीखने के ख्वाहिशमंद अफराद को ट्रक आर्ट सिखाते हैं। इस वक्त इनके साथ पाकिस्तान की पहली खातून ट्रक आर्टिस्ट काम सीख रही हैं, जिनका कहना है कि इस आर्ट में जिद्दत लाई जा रही है। जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा फंकी कलर्स और इसको पसंद करती है, तो इसको वो एज अ क्लोथिंग में और अपनी एक्सेसरीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो मेरा ये है कि इसको ना मैं उस तरफ लेके जाऊँ कि अपने बैग्स हो गए, शूज़ हो गए और आपकी अपनी एक्सेसरीज़ वगैरह जो हो गई, आप उसमें इसको यूज़ करें। इनके बनाए गए फनपारों की मकबूलियत की वजह इनके डिज़ाइन से पाकिस्तान की झलकती सकाफत भी है, जिसे ख़रीदने वाले खूब सराहते हैं। जो हमने पहले इसको आर्ट को ट्रकों पे देखा था, तो अब हमें ये जान के खुशी हुई है कि अब वो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों पे आ गई हैं, जिसे हम बड़े इजीली अपने प्यारों को गिफ्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे ग्लास के ऊपर जैसे उन्होंने काम किया हुआ है, बड़ा खूबसूरत काम नज़र आता है। इसी तरह कप्स के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो चैनक्स हैं उनके ऊपर जो काम किया हुआ है, तो बड़ा डेलीकेट काम है और बड़ा अट्रैक्ट करता है। फरीद अहमद का कहना है कि वो अपने काम से मुतमईन है, लेकिन वो इसे बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की पहचान बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। गेतिया रानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। ट्रक आर्ट को अमेरिका में भी बहुत पसंद किया जाता है और जब आप अपने दोस्त अहबाब के घरों में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जो आपको पाकिस्तान के ट्रक आर्ट की याद दिलाती हैं। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कॉन्टेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA उर्दू। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।